बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। जब आप अपने आसपास थोड़ा छानबीन करेंगे, ताक-झांक करेंगे तो आपको सैकड़ों मुद्दे ऐसे मिलेंगे जिससे किसी ना किसी का जीना मुहाल हुआ होगा। शायद उस मुद्दे का सीधा सरोकार आपसे होगा, यानी उस बड़ी आबादी से होगा जिसको कहीं मंच नहीं मिलता, जिसके मन में तो कई सवाल हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल यह है कि बाढ़ है, बारिश है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, किसान, मजदूर और महिला सुरक्षा, आम आदमी की आत्महत्या, यानी देश में ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन बड़े चैनल्स और बड़े बड़े सियासी दल केवल और केवल रिया और सुशांत पर अटके हैं। रोटी और रोजगार तो जैसे देश में अब मुद्दा रहा ही नहीं। चलिए आज खोजने की कोशिश करेंगे उन गौण होते मुद्दों को, इस मंच के माध्यम से चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। अगर बात यहां इंसाफ की है, इंसाफ दिलाने की है, वैसे इंसाफ तो उन सैकड़ों किसानों को भी चाहिए होगा जिन किसानों ने पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। इंसाफ का इंतजार तो वो जिले, वो गांव, वो लोग भी कर रहे हैं जहां पर हर साल बाढ़ और बारिश तबाही मचाती है। इंसाफ तो बेरोजगार भी मांग रहा है, कोरोना का मरीज मांग रहा है, महंगाई से जूझ रहा हर इंसान मांग रहा है। लेकिन तमाम मंच, लोक नेता सिर्फ सुशांत और रिया को इंसाफ, यानी सुशांत को इंसाफ और रिया को सजा दिलाने में लगे हैं। दिलाइए साहब, लेकिन जनता का कसूर क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। तमाम मुद्दे गायब क्यों हो गए इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विवेक यादव, अभ्यर्थी यूपी SSSC, ताहिरा हसन जी, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ, रजनीश दुबे, अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती, अमिताभ अग्निहोत्री चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, सब लोग जिनका अभी जिक्र हुआ, एक संख्या, महज एक आंकड़ा है और इसके सिवा कुछ नहीं। सवाल तो बनता ही है साहब, हुजूर इनका कसूर क्या है? ये मुद्दे गायब क्यों हो गए? इनके बारे में कोई सवाल कर क्यों नहीं रहा? इनको कोई मंच दे क्यों नहीं रहा? जी देखिए, बड़ी वितृष्णा पैदा करने वाली स्थिति है देश में। किसी की भी मृत्यु हो, अगर वो असंदिग्ध परिस्थितियां हैं तो उसकी जांच पड़ताल हो, वहां तक सब बढ़िया होना चाहिए। जांच पड़ताल निष्पक्षता से होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए। लेकिन अगर पूरा देश सुशांत के फ्लैट की चाबी ढूंढने लगेगा, क्या नाम है उसका, वो जो अभिनेत्री थी, रिया चक्रवर्ती, उसका बटुआ ढूंढने लगेगा, तो इस मुल्क के 135 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल का क्या होगा? ऐसा लग रहा है जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बीत गए। लग रहा 90 दिन में भारत में केवल एक ही विषय बचा। रिया किस होटल में गई, कहां खाना खाया, कहां चाय पी, घर से निकली। अरे इतना तो मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश नारायण को भी कवरेज मिला हो इस देश में। इतना कवरेज तो इंदिरा गांधी को नहीं मिला होगा जितना रिया चक्रवर्ती को मैं देख रहा हूं। पूरे दिन एक ही बात, एक ही चीज। कोई कह रहा चाबी ढूंढ रहे हैं हम, तो दूसरा उसके ऊपर आ जाता, वो कह रहा हम साबुनदानी ढूंढ रहे हैं जो गुसल खाने से गायब हो गई। वो कहता मेरे पास साबुनदानी चोरी करने वाला आदमी मिल गया, दूसरा कहता मेरे पास चाबी बनाने वाला मिल गया। भगवान जाने। मैं सोचता हूं अगर मुंबई और महाराष्ट्र और बिहार के नेता और मीडिया का एक वर्ग अगर यही चाबी ढूंढने में लगा रहेगा, तो सीबीआई क्या अंताक्षरी खेलने के लिए जांच कर रही है या कैरम खेल रही है? ये काम तो देश के सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर छोड़ दो भाई। वो चाबी तो ढूंढ ही लेंगे, कम से कम चाबी कौन ले गया? नहीं। और अगर इतना भी सक्षम नहीं सीबीआई, तो उसको जांच देने के लिए अभियान क्यों चला कि उसको जांच दो? और अगर वो सक्षम है तो उस पर भरोसा क्यों नहीं? ये अलग विषय है, इस पर आज मैं बहस नहीं करूंगा कि सीबीआई का 800 करोड़ रुपए साल का बजट है इस देश में, लेकिन सीबीआई के पास जितने हाई प्रोफाइल मामले गए उसमें सक्सेस रेट उसका 20% भी मुश्किल से नहीं आ पाता है। 80% मामले ढाक के 3 पात, और 800 करोड़ रुपए साल का खर्चा है सीबीआई का, जो हमारे आपके टैक्स से जाता है। यह भी समझ लीजिए। जनता को समझना बहुत जरूरी है। जब तक जनता जागृत नहीं होगी, पूरा देश रिया का बटुआ ढूंढने में लगा दिया जाएगा
और पूरा देश सुशांत की फ्लैट की चाबी ढूंढने में लगा दिया जाएगा। किसने क्या ट्वीट किया, किसने कौन सी फोटो डाली, इटली के इस कमरे में रुके थे, सुशांत के स्पेन के उस होटल में रुके थे, इन विषयों से कोई मतलब है क्या? एक बिंदु है कि आत्महत्या थी या हत्या थी, उसकी जांच हो रही है। हंगामा क्यों बरपा है भाई? पूरे देश में कोरोना ने हाय हाय कर दी, त्राही त्राही कर दी। मानव की क्षति हुई, आर्थिक व्यवस्था ध्वस्तीमान हो गई। होना ही था ध्वस्तीमान, कोई उपाय नहीं था। और पता नहीं हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं, ये लोग कितना इस चीज को समझ पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जो मैं कहने जा रहा हूं, ये भारत के सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं। परसों में उनको सुन रहा था कहीं कि आज सुन लो भैया, सुनील साजन, मनीष शुक्ला, आज से 160 साल पहले, कितने? 160 साल पहले, यानी परवावा के पिताजी का टाइम है, आप लोगों का नहीं, परवावा के पिताजी का टाइम, विश्व में प्रति व्यक्ति जितनी जीडीपी थी उतनी आज हो गई 2020 में। भारत भी उसमें शामिल है। भारत तो सीधे सीधे 23% की चपेट में आ गया। खेती नहीं होती, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता, तो ये जीडीपी आपको दिखाई देती 40% नीचे, माइनस में। रोने को कंधा नहीं मिलता हमको। और हम सब क्या ढूंढ रहे? बोले रिया का बटुआ ढूंढो। रिया ने सुशांत के घर जाने से पहले चॉकलेट खाई थी, तो दूसरा करे नहीं लॉलीपॉप खाया था। तीसरा आता वो कहता नहीं केक खाया था। मेरे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ गई है। अरे भाई कुछ खाया हो, मुल्क का क्या लेना देना? मैं पूछ रहा हूं कि लाखों लाख लोग जो बाढ़ में फंस गए, उनके पास चावल चूड़ा भी पहुंच रहा है कि नहीं? और लोग कह रहे कि चाबी ढूंढो। मैं पूछ रहा हूं, ये जो लाखों नौजवान हैं जो रोज कहीं धरना दे रहे हैं, कि प्रदर्शन दे रहे हैं, कि लाठी खा रहे हैं, दुखी हैं, आर्तनाद कर रहे हैं कि 5 साल से 8 साल से भर्ती लटकी है, ये है वो है, नाना प्रकार की समस्या है, उनका कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैं पूछता हूं, किसान को खाद मिलेगी ठीक से कि नहीं मिलेगी? ये विषय जरूरी नहीं है क्या? और अगर हमको आज इस बहस में सारे विद्वान बता देंगे मिलके कि अमिताभ जी आप गलत हो, 23% माइनस में गई जीडीपी को उठाने का एक ही रास्ता है, रिया का बटुआ या सुशांत की चाबी, तो मैं अपनी बात गलत मान लूंगा, माफी मांग लूंगा। फिर मैं भी कहूंगा, नारा लगाऊंगा, रिया का बटुआ ढूंढो, चप्पल ढूंढो, उसके पिताजी ने किस रंग का कुर्ता पहना था। क्या मतलब है? कहां जा रहा है 2020 में देश? और किसी मुल्क में आपने ऐसा हिस्टीरिया देखा क्या? ऐसा पागलपन देखा क्या? मैं तो कई बार सोचता हूं, तो हास्य विनोद में कहता हूं, ये कोरोना का साइड इफेक्ट है, मेंटल इफेक्ट। हवा की हवा पागल हो गया। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अभी इसको समझ नहीं रहे लोग, चुटकुले में ले रहे हैं। कोरोना जब निपट जाएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, कोरोना जब घोषित हो जाएगा कि अब निपट गया, इसकी वैक्सीन आ गई और लगनी शुरू हो गई, उसके बाद भी 3 साल तक कोरोना की प्रेत छाया भारत की अर्थव्यवस्था को डराती रहेगी। लिख लीजिएगा मेरी बात। मुझे पता नहीं निर्मला सीतारमण क्या कह रही है, सुब्रमण्यम क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं, ये छोटा सेटबैक है क्या? अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर चर्चा नहीं हो रही। पेट में रोटी रहेगी तो बाकी सारी चीजें भी अच्छी लगेंगी। इसलिए मैं बहुत खिन्न मन होकर आज बहस लेके आया हूं। ताहिरा हसन जी,
राष्ट्रीय विमर्श, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहें तो नेशनल डिस्कोर्स ही बदल गया। कोई सैंडल ढूंढ रहा है, कोई झुमका ढूंढ रहा है, कोई बटुआ ढूंढ रहा है, कोई चाबी ढूंढ रहा है, और इस पर लट्ठम लट्ठा किस पर हो रही कि अंगूर का जूस लिया था कि अनार का जूस लिया था। तो तीसरा कूद पड़ता, वो कहते ना जूस लिया ही नहीं, मेरे पास असली खबर उन्होंने केला खाया था। बताइए, ये देश इसकी पड़ताल के लिए बना है? ताहिरा सिंह जी, सुशांत रिया के केस में ये जब सीबीआई की डिमांड थी उनके पेरेंट्स की, तो जाहिर है हम सबको अफसोस है कि सुशांत के जाने का, क्योंकि ये पता करने का कि सुसाइड है कि मर्डर है। तो अब सीबीआई की जांच चाहते थे उनके पेरेंट्स, तो उसको दे दिए गई सीबीआई को। अब सीबीआई अपना काम करेगी, लेकिन इस सब को छोड़ के, इन सारी चीजों को छोड़ के खाली रिया और सुशांत पे आ जाना, ये दिखाता है कि हम तमाम जो अहम मुद्दे हैं, जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। आप देखिए 41 लाख नौजवानों की नौकरियां चली गई हैं जी। 50 नोएडा में भी 50 छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई और 7,000 कह रहे हैं कि अभी क्राइसिस में हैं। कितने लोगों की जीविका चली गई। आप सोचिए, एक परिवार से जीविका जाती है तो बच्चे की स्कूल की फीस, माता जी की दवाई, घर का रेंट देना, तमाम चीजें होती है एक आम आदमी के ऊपर, एक कॉमन मैन के ऊपर। और कितना कंस्ट्रक्शन में जो आया है, पूरा एक क्राइसिस आई है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन लेबर था, जो मजदूर था, वो क्राइसिस में जा रहा है। उसके पास 2 जून की रोटी नहीं है। और इस बाढ़ ने कितने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है, अपने घर से बेघर हो गए हैं लोग, बिना खाना बिना पानी, अपना जो इतना सरमाया वो बनाते हैं जोड़ जोड़ के, वो सब खत्म हो गया है। ये तमाम चीजें हैं। बुनकर जो है वो बहुत क्राइसिस में है। तमाम हैंडलूम के जो कितनी रोजगार जुड़े हुए थे, वो सब बनारसी साड़ी के जो वर्कर्स हैं स्पेशली, उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में है। अमिताभ जी, वो सब इकोनॉमिक क्राइसिस में है। ठीक बात, मजबूर है अपने लूम्स को बेचने के लिए। ठीक बात, इसीलिए बहस लेके आए ताहिरा जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बहुत अहम है, आपने दुरुस्त कहा। मैं ताहिरा जी रोकूंगा, मैं अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा एक अलग सवाल लेके, अलग मिजाज का। अभिषेक बाबू, महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं कांग्रेस, गिन लो, कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना और एनसीपी, ये उस भाव मुद्रा में है, मूंदहु आंख कतहु कछुनाऊ नाही, आंख बंद करो कहीं कुछ नहीं। वो केवल सुशांत रिया का माला जप रहे बड़े बड़े नेता। यानी महाराष्ट्र में बाकी सब व्यवस्थित हो गया, पक्ष वाले भी रिया सुशांत पे लपके पड़ रहे और विपक्ष वाले भी। पवार साहब के घर में भी यही विषय, उद्धव जी के घर में भी यही विषय, राम कदम भी वही कह रहे, भाजपा वाले, और देवेंद्र फडणवीस भी उसी पे लगे हुए। ये तमाशा क्या हो रहा भाई? राजनीतिक दलों का कि बौद्धिक स्तर यहां पर आके टिक गया। देश का एक उद्यमशील राज्य, जिसका राजस्व पूरे देश के लिए लाभकारी होता था, पूरे देश की रोटी में उसकी भूमिका होती थी महाराष्ट्र के रेवेन्यू की, वहां हाहाकार मचा और सरकार और विपक्ष लट्टम लट्टा कर रही कि चाबी कौन ले गया सुशांत की। यार ये तमाशा क्या हो रहा वाजपेयी जी? देखिए अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं सीबीआई, अगर सीबीआई को ही अपना काम करने दिया जाए ज़्यादा उचित रहेगा और आने वाले समय में जो सच्चाई होगी वो पता चल जाएगी। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें दूसरे रूप में, अगर हम देखें लोगों के रोजगार गए, माननीय राहुल गांधी जी ने फरवरी में ही सबसे पहले बताया था कि एक महामारी, सवाल ही नहीं पूछा। एक मिनट भाई, एक मिनट, सबसे अलग अलग सवाल हो तो बहस अच्छी होगी। मैंने आपसे निवेदन किया था ये समझने के लिए, महाराष्ट्र स्पेसिफिक सवाल पूछा था आपसे, क्योंकि आप वहां सरकार में हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र के इतने बड़े बड़े राजनीतिक लोग सुबह शाम दोपहर गोधूली बेला सब जगह यही माला जप रहे, बच्चे लड़े तो समझ आता है, बूढ़े भी रिया रिया कर रहे। ये क्या हो क्या रहा तमाशा? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को मैंने इस ढंग का पैरालिसिस कभी नहीं देखा जो महाराष्ट्र में देख रहा हूं।
कंगना रनौत मुंबई में नहीं आएंगी। अब इस पर रात शुरू हो गई, सारे बड़े नेता धोती की लांग चढ़ा के आ गए मैदान में तलवार ले लेके। कुछ कह रहे आएंगी, देखे कौन रोकेगा, दूसरे कह रहे नहीं आने देंगे। अरे बताइए, कंगना रनौत 135 करोड़ के मुल्क का बहस का विषय होगी? अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि जो न्याय है उसको लोगों तक अरे पहुंचना महाराष्ट्र में चाहिए जो और हो रहा न्याय के वही पक्षधर बता रहे हमेशा दादा। रहा है कांग्रेस पार्टी। जो महाराष्ट्र और में आपकी हमारे पार्टी भी कर रही है वही बता रहे हैं। वहां सब मैं- एक ही गुसल बिल्कुल खाने में आप नहा बताएं, रहे हो। लेकिन कांग्रेस, हमने भाजपा, हमेशा कहा, एनसीपी, जो भी शिवसेना, जांच है वो किसी में निष्पक्ष अंतर तरीके से नहीं। होनी चाहिए। हम ना, आप गलत हैं मित्र। वहां महाराष्ट्र की कांग्रेस, महाराष्ट्र की भाजपा, नहीं, देखिए, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने उद्धव सब एक ही तब भी ट्रैक कहा पर था, चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि जो न्याय प्रिय है सबके पास पहुंचना चलो, चाहिए, ठीक। लोगों के पास ठीक है। सच्चाई का पता ठीक, लगना ठीक, चाहिए। ठीक। उसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि उस चीज को लेकर के। ठीक है अभिषेक भाई, ठीक बात आपने कही। महाराष्ट्र में बीजेपी के एक नेता हैं, नौजवान, मनीष शुक्ला की आयु वर्ग के होंगे, साल 2 साल ऊपर नीचे, राम कदम। वो सुबह 5 ही बजे नहा धो कपड़े पहन लेते और बाइट देना शुरू कर देते रिया सुशांत पर। रुक ही नहीं रहे किसी को रोके ना, वो किसी को रोके नहीं रुक रहे। नड्डा जी कहें तो भी रुकने को तैयार नहीं। वो करे ना, इसे बोलेंगे अब तो। क्या कर रहे हो मेरे भाई? जो रिक्शा चलाता मुंबई से, उससे तो पूछ लो कि रिया सुशांत से उसके घर की रोटी चलेगी। तमाशा हो रहा है। खैर, ये दो साथी हमारे साथ है, इनसे भी जरा बात कर लूं, फिर मैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। रजनीश दुबे, मैं हमेशा मानता हूं कि आज जो पीढ़ी नेतृत्व कर रही है देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे समाज में, चाहे अर्थव्यवस्था में, चाहे पत्रकारिता में, चाहे राजनीति में, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पीढ़ी जिसमें आप हैं और विवेक यादव है। क्योंकि आप लोग भविष्य हैं। हम लोग तो अपनी अपनी क्षमता पर जितना योगदान दे पाए दे लिए। आप लोगों को कभी हैरानी नहीं होती कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? कोई चाबी ढूंढ रहा, कोई बटुआ, कोई चप्पल, कोई जूड़े का पिन। हर आदमी 007 बना घूम रहा है और सीबीआई झाल बजा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, किस लिए जांच कर रही है। फिर सीबीआई को छोड़ो, कम से कम टैक्स का पैसे बचे। नहीं, रजनीश दुबे, नौकरी चाकरी पे तो बात ही नहीं हो रही। सर सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल का सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल का हृदय की अनंत की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि इस मतलब कोरोना और रिया को छोड़कर कोई रोजगार का भी मुद्दा उठाया। सर, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सर, आप लगातार हमारी भर्ती को प्रमुखता से दिखाते हुए आए हैं। सर, हम 2 वर्ष से ज़्यादा बीत गया है, आज तक रोजगार नहीं पाए हैं। सर, हमारी भर्ती 2018 में आई थी, 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था और उसके 15 फरवरी 2019 को हमको नौकरी मिलनी थी। सर, हम तब से चयनित होकर आज तक बैठे हैं और हमारी भर्ती रजनीश जो बाबू, सबसे ज्यादा पीड़ादायी शब्द है वो आप है रजनीश बाबू, मामला न्यायालय एक के मिनट, अधीन। आप अभी अधीर मत हो। आप अकेले नहीं, आप 18 की बात कह रहे। उत्तर प्रदेश में तो 2007 और 8 वाले भटक रहे है ना। 2007 और 8 वाले भी भटक रहे। जी सर, जी सर, वो आपसे सीनियर है भटकाव में। बात तो है सर, लेकिन सर हमारी भर्ती में इनका एक ही बहाना रहा है। भटकाव में सीनियर है सर, लेकिन हमारे में 69,000 कैंडिडेट हैं सर। हमारी में अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। और सर, जब हम सब योग्यता के सारे मानक हम पूरा कर लिए थे तो 2019 में 15 फरवरी को हमको नियुक्ति मिलनी थी। तो इनके द्वारा जो लूपहोल छोड़े गए हैं, और सिर्फ सबसे बड़ा बता रहे हैं ना कि पीड़ादायक शब्द यही है कि मामला न्यायालय के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। सर, यही 2 साल से जो प्रवक्ता लोग होते हैं उनका यही स्टेटमेंट आता रहा है कि मामला न्यायालय के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। सर, 2 साल से हम किस जर्नी से गुजरे हैं सर, हम कैसे कैसे रहते हैं। हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं सर। जब पढ़ने आते हैं तो बहुत सपने और अरमान लेके आते हैं सर। कहीं रूम लेते हैं तो कैसे उसका किराया भरपाई हम कर पाते हैं सर, ये हम ही समझ सकते हैं, ये कोई और नहीं समझ सकता है। जी विवेक यादव, जब ये तमाशा देखते हो आप लोग राजनीतिक मंचों पर या कुछ मीडिया के मंचों पर,
जो मैं जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, रिया, सुशांत, उनके पिताजी, उनके मामा जी, उनके दोस्त के साले, साले के बहनोई, बहनोई के फूफा, सबका इंटरव्यू चल रहा है। ये रसोइया का इंटरव्यू है, ये कुत्ते का इंटरव्यू है, ये कुत्ते को टहलाने वाले का इंटरव्यू है। तो आपको नहीं लगता कभी कि मेरा इंटरव्यू कब होगा जिससे नौकरी मिले? विवेक यादव। नमस्कार सर जी। सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के इस पावर मंच पर मुझे समस्त बेरोजगार साथियों की तरफ से अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। मैं सर आपसे कहना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग का परीक्षार्थी हूं और मैं पिछले 4-5 वर्षों से और मेरे कई साथी मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। हमारी सर कोई नहीं सुनने वाला। मैं आपको कई भर्तियों के नाम गिनाता हूं जिसमें खुद अभ्यर्थी भी हूं, जैसे कि मैं जिनकी जो भर्तियां 2016 से मान्यवर 2016 से लेकर अभी तक 24 भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं और इस आयोग उत्तर प्रदेश का सबसे सुस्त आयोग है। कोई सुध लेने वाला नहीं। एक बार आपने मुद्दा उठाया था तो इस आयोग का पुनर्गठन हुआ था। नहीं, तब हम लोग अध्यक्ष जी को तो ले आए थे। जी आप पालीवाल साहब को, फिर वही भाग गए। अब क्या करें? कहां तक मान्यवर उसके बाद कोई ये भर्तियां 2016 से लंबित पड़ी हुई। मैं नाम लेना चाहूंगा, अबगारी सिपाही 2016, कनिष्ठ सहायक 2016, अशुलिपिक 2016, इनका स्किल टेस्ट नहीं आ रहा है। कनिष्ठ सहायक 2017, सहायक लेखाकार 2016। इसमें मान्यवर हमारे साथी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। गन्ना पर्यवेक्षक वीडियो भर्ती 2016, इसमें प्रतीक्षा सूची के लिए इंतजार कर रहे हैं। वीडियो भर्ती 2018 जो अभी भी जांच के दायरे में चल रहा है, पता नहीं कौन सी जांच कर रहे हैं। 2016 की भर्तियों की 4 साल में मान्यवर अभी तक जांच नहीं कर पाए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर 2016, वन रक्षक 2016, सिपाही भर्ती अभी चल रही है, ये अलग मुद्दा है। युवा कल्याण अधिकारी 2018, ये अभी तक जब से इस आयोग का पुनर्गठन हुआ है मान्यवर, तब से इस आयोग ने अपनी खुद की निकाली किसी भर्ती के किसी बच्चे को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे पाई है। हम भी मान्यवर इलाहाबाद में रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हम भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हमारे माँ बाप भी हमें एक आशा के साथ यहाँ पे भेजे हुए हैं। हम मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। रिया और सुशांत की बात चल रही है, सुशांत भाई को न्याय मिलना चाहिए, हम इसकी बात कहते हैं, लेकिन मान्यवर हमारी भी बात कोई कहे, हमारी बात कोई सुने, हमारे कुछ जी ठीक है भाई। सुनील साजन, मनीष जी के पास सबसे बाद में आऊंगा, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए बहुत सारे सवाल उन पर है, उनको उत्तर देना होगा। मैं सुनील साजन के पास चलता हूँ। सुनील साजन जी, मैं मानता हूं, हो सकता गलत हो मेरी सोच, गलत हो तो करेक्ट करिएगा। मैं मानता हूं कि जो सिनेमा के लोग हैं या खेल के लोग हैं, इन पे रार नहीं करनी चाहिए। इनके साथ कुछ अन्याय हो जाए तो उसका कानून की व्यवस्था है, उसके अनुसार जांच हो, मुकदमा हो, वो अलग विषय। हमको अच्छा लगे रिया का सिनेमा देखो, ना अच्छा लगे दूसरे का देखो। नहीं, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग अच्छी लगे तो उनका मैच देखो, धोनी की अच्छी लगे तो उनका देखो, किसी का अच्छी नहीं लगे तो मुरारी बापू का प्रवचन सुनो। लट्ठम लट्ठा, और वो भी राजनीतिक लोगों को उसमें कूदने की जरूरत क्यों आती है? बिहार डूब गया बाढ़ में और वहां के नेता धोती के कांच हाथ में पकड़ के चिल्ला रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे मुंबई में। अरे बिहार की लड़ाई तो लड़ लो चाचा। 60 लाख से ज्यादा आदमी पानी में डूब गया, अस्त व्यस्त हो गए जीवन बिहार का। कोरोना अलग बवाल, उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। अरे उनकी लड़ाई तो सीबीआई लड़ी रही है। ये क्या हो रहा है भाई? जी कि आप आए हैं, इसलिए आपको और आपके चैनल को बधाई। और इसलिए बधाई कि जब लगातार मीडिया का स्तर गिरता जा रहा हो, मीडिया का पतन होता जा रहा हो, अगर मैं कह सकता हूं आपकी डिबेट में कि मीडिया का पतन होता जा रहा है। हालांकि इस बात पर बहुत बार चर्चा हुई कि राजनीतिक पतन कितना हुआ, क्योंकि मूल सिद्धांत तो वहां भी नहीं बचे। तो आपने भी कहा था कि इतना तो जयप्रकाश जी को भी नहीं मिला होगा कवरेज, इंदिरा जी का भी आपने नाम लिया। तो जो सिद्धांतों पर राजनीति करते रहे उन लोगों को मौका इतना इसलिए नहीं मिला क्योंकि अब पता नहीं क्या हो गया कि ये सुशांत और रिया का मामला इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि देश में दूसरे मामले न दिखाई दे, क्योंकि देश की स्थिति अच्छी नहीं है। देश कोरोना से भी लड़ रहा है, बेरोजगारी से भी लड़ रहा है, महामारी से भी लड़ रहा है, भुखमरी से भी लड़ रहा है,
और मान लीजिए बाढ़ से भी लड़ रहा है, रोजगार है नहीं। हमको याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अमिताभ जी, अगर ठीक से देखा जाए प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर अगर जोड़ लिए जाएं तो इधर विगत 2 सालों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों की रोजगार गए होंगे। कुछ उसमें लिखा पढ़ी में है और कुछ लिखा पढ़ी में नहीं है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपने कहा कि अगर कृषि प्रधान ये देश नहीं होता तो जो जीडीपी है वो -40 होती। तो प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था ये उभरता हुआ भारत है। ये आज समझ में आया कि ये तो 160 साल पुराना भारत ला करके आपने आर्थिक युग में खड़ा कर दिया। आर्थिक स्थिति आपने कहां पहुंचा दी, रोजगार की स्थिति कहां पहुंचा दी, स्वास्थ्य की स्थिति कहां पहुंचा दी, और बाढ़ पर कोई कंट्रोल नहीं। लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। इन सब मुद्दों को छोड़ करके अगर सुशांत और रिया की कहानी पर बहस हो, तब जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी उस पर जांच कर रही हो, तो पूरा मीडिया और पूरे राजनीतिक लोग उस पर जांच करने की जरूरत क्या है। तो कहीं ना कहीं देश के असली मुद्दे को भटकाने की बात है। अमिताभ जी आपने एक बात और कही कि क्या पूरा देश पागल हो गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं देश पागल नहीं हुआ है। कुछ सेक्टर का मीडिया और कुछ राजनीतिक लोग जरूर हमको पागल से लग रहे हैं, क्योंकि देश बड़ा है, बड़ी समस्याएं हैं और उनसे देश चलेगा, देश इनसे नहीं चलेगा। और एक बात शुरुआत में आई कि सुशांत राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनको भी न्याय मिलना चाहिए जो किसान आत्महत्या कर रहा है। ठीक बात, मैं उसी के लिए बहस करने आया जी सुनील साजन। ठीक, मैं उसी के लिए बहस करने आया। सुशांत को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन इस बात पर देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए सुशांत वो बीड लेते थे, कौन एमडीएम लेते थे, कौन सी फूंकते थे। इससे देश का क्या लेने देना, जो उनकी मर्जी जो फूंकते थे भाई। अब उसमें हम क्या करेंगे। विवेक यादव क्या कर लेगा कि वो कौन सा सिगरेट में भर के धुआं उड़ाते थे। अरे उनकी इच्छा भाई, उनको जिसमें मोक्ष नजर आता सो पीते होंगे। पैसा रुपया वाले लोग, कोई ननकू रज्जाक तो है नहीं। मनीष शुक्ला, 2 लोग महाराष्ट्र के राजनीतिक जीवन में पिछले 50 साल में जो सबसे बड़ा आदमी हुआ, उस बाला साहब ठाकरे हुए। उनका एक अपने किस्म का तिलस्म और औरा था। उनसे आप सहमत हो असहमत हो वो अलग की बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उस चीज को जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। और शायद महाराष्ट्र में किसी राजनेता के निधन पर उतनी भीड़ भी नहीं जुटी थी जितनी ठाकरे के निधन पर जुटी थी। दूसरे एक बड़े नेता, देश के लाड़ले नेता अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी का जब देहावसान हुआ, ये ठाकरे जी का जब देहावसान हुआ, तो 3-3 दिन में मामला सलट गया। 3 दिन वाजपेयी जी के भाषण, कहानी, पूरे पुरानी स्मृतियां सब चल गया। वैसे ठाकरे जी का चल गया। फिर देश पटरी पर आ गया और वर्तमान अपने समय के मुद्दों पर आ गया। ये तो मुझे इंदिरा गांधी की हत्या का भी मामला याद है। तब टीवी इतना नहीं था, लेकिन उतने बवाल नहीं मचा कि 90 दिन नॉन स्टॉप। ये क्या हो रहा है। भूख, अशिक्षा, गरीबी, कोरोना, आर्थिक स्थिति, रोजगार का संकट, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सब चाबी ढूंढ रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, आपकी डिबेट के 2 पार्ट हैं जी। एक पार्ट ये है कि खबर क्या चल रही है, और दूसरे पार्ट को कुछ लोगों ने छुआ। और अगर हमको अवसर देंगे तो मैं दोनों पार्ट पे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। खबर क्या चल रही है, खबर क्या चल रही है एक ऐसा इशू है जिसका अधिकार क्षेत्र हम लोगों का नहीं है, और तमाम जगहों पे ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, लेकिन हम लोग की भी मर्यादा है। हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि खबर क्या चलनी चाहिए क्या नहीं चलनी चाहिए। अमिताभ जी, आपने आज डिबेट इस इशू पे बुलाया, मैं आज बैठा हूं। अगर मैं नहीं बैठता, कोई ना कोई प्रतिनिधि मेरी पार्टी का बैठता, सपा का भी कोई ना कोई प्रतिनिधि बैठता, इस तरह लोग बैठते। लेकिन इशू को तय करने का अधिकार क्षेत्र आपका है। देखिए, जो सुशांत के साथ वहां हुआ, वहां शुरू में जिस तरीके से महाराष्ट्र की पुलिस ने जो किया, उसके नाते से ढेर सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए। तमाम उस पर डिबेट हो चुकी है, और अगर मैं उस पर डिबेट करूंगा तो फिर वही इशू हो जाएगा जो आपने कहा।
जी। लेकिन अभी एक साथी समाजवादी पार्टी के यहाँ बैठे, इसलिए मैं जरूर ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने तो कहा कि कायर सुशांत ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। और सुनील साजन जी बैठे हैं, प्रवक्ता है, हमको लगता है इस पे उनको बोलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के पास कहां से फैक्ट आए कि कायर सुशांत ने आत्महत्या कर ली। समाजवादी पार्टी के अधिकृत व्यक्ति ने कही थी, मैं नाम नहीं लूंगा। दूसरी बात, अभी बात आ रही थी निश्चित रूप से ढेर सारे कोरोना का काल चल रहा है। आपने कहा कि पूरा विश्व 160 साल पीछे चला गया है। और सुनील साजन जी ने कितने चतुराई से सिलेक्टिव कहा कि हिंदुस्तान 160 साल पीछे चला गया। तो ये जो खेल है शब्दों का, ये नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में पूरे विश्व में जीडीपी गिरी है, हिंदुस्तान की भी गिरी है। आपने कहा 160 साल पीछे पूरा विश्व चला गया, उसको उसमें से एक शब्द निकाला इन्होंने, कहा भारत चला गया। भाई भारत चला गया। तो ये जो सेलेक्टिव चीजें हैं, इसी के नाते सुशांत का भी केस चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। अभी दो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं और उन्होंने 2-3 इश्यूज उठाए। अगर मैं उस पर नहीं बात करूंगा तो अन्याय होगा, इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी के रजनीश दुबे जी बैठे हैं, उन्होंने अपनी समस्या बताई, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि किस भर्ती की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम लोग की भर्ती और शिक्षक भर्ती। मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है कि वो शायद बेसिक शिक्षा की भर्ती की बात कर रहे हैं, अगर मैं अगर समझ पाया हो। उसमें 1,37,500 शिक्षक मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने डिबार किया था। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इनको भर्ती करिए। 69,000 की 68,500 की एक वांट निकली, जिसमें 42,500 की नियुक्ति हो चुकी है और नौकरी कर रहे हैं। 69,000 की जो दूसरी निकली, उसकी कट ऑफ मेरिट को लेके 3 बार अभ्यर्थी ही गए थे। एक बार गए उसके कट ऑफ को लेके, फिर कुंजी पुस्तिका को लेके दूसरी बार गए, सिंगल बेंच ने पहली बार रोक दिया, फिर डबल बेंच पे सरकार गई और उसको वापस लेकर आए, फिर कुंजी उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी गए, नहीं वो तो सिंगल बेंच ने रोक दिया। तो इस तरीके से है। और अगर कहे सुनील साजन जी, उन्होंने कहा कि नौकरियां कितनी मिली है। हमको जब 2017 में हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के 5 आयोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्त थे। पहले हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उनको हम कंस्ट्रक्शन उसका करें, उनका निर्माण करें। उसके बाद इतने दिनों में 42,500 बेसिक शिक्षा की बात हमने कर दी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करीब 70,000 नियुक्तियां कर चुके हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं। 1,37,000 के करीब सिपाही भर्ती हो चुके हैं, करीब 80,000 ड्यूटी पे है और उससे और जो बचते हैं वो ट्रेनिंग कैंपों पर है। लगभग 25,000 पद प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया था। कहाँ पे है मनीष जी, ये भी तो बता दीजिए ना। नहीं आप ब्रेक, अभी ठीक है मनीष जी अपनी बात कह लें। एक ब्रेक पर जाना है मुझे जी, एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक बात मनीष शुक्ला ने कही कि भाई विषय तय करना अधिकार मीडिया का है, हम नहीं आएंगे कोई दूसरा आएगा। बात सामान्यतः ठीक है, लेकिन ये चलन भी है राजनीतिक दलों में कि जिस दिन उनके लिए असुविधाजनक विषय होता है, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम तो लंबे समय से इसी पेशे में हैं, वो लोग स्पष्ट मना कर देते भाई हम अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे, आप अपने आप कर लो। वो अपने को अलग कर लेते हैं, लेकिन इससे कोई अलग नहीं कर रहा। 4 बुलाओ 14 आए, बोले सुशांत, बोले तुरंत आए, रियाक मसला बोले आते हैं। क्या ऐसे चलेगा? नाराजगी मेरी यहां पर है भैया। अभी भाजपा के खिलाफ मुद्दा रखो, कोई वह स्वतंत्र देव ही मना कर देंगे कि भाई साहब आज बख्श दो, आज किसी को ना बुलाओ। अभी अखिलेश जी के खिलाफ कोई मुद्दा हो तो वहीं के वे लोग हमको फोन करके बता देंगे पंडित आज बख्शो भाई महाराज। क्या हम कहेंगे चलो कोई छोटे मोटा भेदभाव करना, कोई नहीं जाएगा। क्या राहुल जी पे रख लो तो सुरजेवाला जी मना करवा देंगे कि भैया नया कोई आज नहीं आएगा, कल कोई और विषय रखो तो आएंगे। इस पे कोई मना नहीं करता। जलेबी बट रही है क्या? ब्रेक के बाद आएंगे तब इस पे चर्चा कर लेंगे।
तो पूरे देश का मुद्दा बने रिया और सुशांत, आम आदमी के मुद्दों पर सब शांत हो गए। और ये शांति क्या कहती है, इसी पर चर्चा चल रही है। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे हैं, प्लीज सर। मैं एक प्रश्न पहले रजनीश और विवेक से लूंगा। प्रश्न क्या मैं कहूंगा भी उन इस वर्ग से, नौजवानों से, जो संस्था या जो पॉलिटिकल पार्टी या जो राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो जो आपके हित की बात नहीं करता, उसके लिए समय नहीं निकालता, आप लोग उसकी खिलाफत में कमर कस के क्यों नहीं खड़े होते? उसका सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं करते? रजनीश, पहले आपसे उत्तर लूंगा, फिर विवेक से एक छोटी सी टिप्पणी करिए। जी सर, जी सर, जैसा कि सर ने कहा है कि मतलब कि अभ्यर्थियों ने ही भर्ती फंसा के रखी है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, अभ्यर्थी वाले पर भी नहीं। अरे भाई, मैंने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रहे हो? अरे भाई, मेरे पास कुल 10 मिनट है बाबू। सर वो तो जवाब तो दिया जाएगा सर। हाँ सर, हम भी जनता है सर, हमारे पास भी जनादेश है, सवाल दिया जाएगा। हम डट के खड़े हैं। मानसिक पीड़ा हमारे मन में जो है सर वो निकलेगी, क्योंकि सर चुनाव के समय सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का होता है और सरकार कहीं न कहीं उस रोजगार के मुद्दे पर फेल होती नजर आ रही है। विवेक यादव जी सर, आपने अभी बात की कि हम लोग जो गांव गरीब नौजवान, दलित, पिछड़े, वंचित, ऐसे वर्ग की हिमायत नहीं करे, वो सिनेमा हो, वो अखबार हो, वो टीवी चैनल हो, वो पार्टी हो, वो नेता हो, उसके साथ तो नहीं रहना चाहिए फिर। नहीं सर, हम जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपने बोला कि हमको क्या करना चाहिए, जो हमारी बात नहीं उठाते, हमारी बात नहीं कहते। हमने जब ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये ठप हो गया और हमने कई बार सर धरना दिया, प्रदर्शन किया, हमने बहुत संघर्ष किया, ट्रेनों में बैठ के हम लोग गए, कैसे कैसे करके हमने सर लाठियां खाई, हम लोगों की नौबत जेल तक आने की आई, कई बार पुलिस हमको उठा के ले गई। सर तानाशाही रवैया भी सरकार का है अभ्यर्थियों के साथ। अगर हम अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो हमारी बात को भी नहीं रखने देते हैं, हमको सही से परमिशन तक नहीं मिलती है। अगर हम कहीं पे जाते हैं, अगर अपनी कोई बात रखते हैं तो हमको झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे दी जाती है। सर हम लोग इस तानाशाही रवैये से भी परेशान है। विवेक, ठीक है, छोटी सी टिप्पणी। अभिषेक जी, देश की नब्ज को, देश की जरूरत को, देश की पीड़ा को राजनीतिक दल उतनी शिद्दत से महसूस क्यों नहीं कर पाते जितनी शिद्दत से करना उनका फर्ज है? नॉन इश्यूज पर वो पूरी एनर्जी ठोक देते हैं और इश्यूज पर चुप हो जाते हैं, ऐसा क्यों? या इश्यूज पर सेलेक्टिव हो जाते हैं, विच हंटिंग करते हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं अपनी जगह पे वो बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं इस बातों में सच्चाई भी है जी। भारतीय जनता पार्टी को हम कह रहे हैं किसी भी सरकार से आखिर कब तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा और कब आएगा भारतीय जनता पार्टी का समय, इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मैंडेट मिला। जब इनको हैंडओवर किया, सरकार को हैंडओवर किया था, तब भारतीय जनता पार्टी को हमने दिया था कि 10 ऐसे देशों में आती थी जिसके पास पर्याप्त धन हुआ करता था, विदेशी पूंजी भंडार हुआ करता था। मैं आपको बता दूं, भारत दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। इसका जवाब कौन देगा? 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इसका जवाब कौन देगा? अमिताभ जी, एक नौकरी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, एक व्यक्ति अगर एक घर से रोजगार करता है, नौकरी पाता है, तो उसके साथ 4 परिवार, ऑन एवरेज 4 लोग घर के सदस्य जुड़े हुए होते हैं। अगर आप देखिएगा तो 50 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मेरे एक मित्र हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं क्योंकि मुझे समय चाहिए थोड़ा सा। ये समय कम है, वो 40,000 रुपए की, एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, 40,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे प्राइवेट फर्म में। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एक सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनकी नौकरी जा चुकी है। अभी में से 3 दिन पहले वो आए, कहीं मेरे पास 10 से 15,000 रुपए की नौकरी दिला दो, क्योंकि उनका परिवार संकट में है। आपको ये क्योंकि सरकार की ये गलत नीतियां हैं,
ये नीतियों का हवाला जब ठीक। माननीय राहुल गांधी जी ने इनको ठीक, बताया था, अभिषेक, सरकार ठीक। को आगे चेतावनी बात, दी, अर्थव्यवस्था अब भी राहुल में जी जाएगी, तक जाओ, अभी अर्थव्यवस्था रुक के जाओ चक्कर भाई। से अभिषेक मैं आपको बाबू, सबसे- आगे बात आपने बात अच्छे से नहीं रखी, उसको शेकन करने के लिए राहुल जी नहीं, तक जाने की मैं जरूरत SMME नहीं। की- आपने मैं बात अच्छे से रख SMME की बात कर दी, रहा बिना हूं। राहुल जी के आपने बात अच्छे से रख दी। यू आर ब्रिलियंट मैं प्रवक्ता, उन्होंने अच्छी बात, चेताया था, ठीक। अरे उन्होंने रुको चेताया था, भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अरे रुको भाई, अपना अपना पीआर नहीं करो अपने अपने नेता खुश करने के लिए, उसके लिए प्रेस रिलीज जारी करो। यहां आओ तो हमारे मन के सवाल पर उत्तर दो। मैं सत्यता बता रहा हूं, कोई बाकी अपने अपने करने की नेता बात के लिए नहीं प्रेस है। कॉन्फ्रेंस करो और उनको बताओ भूतो न भविष्यति। ताहिरा हसन, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहेंगे। मैं इस विवाद में नहीं पड़ता कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ज्यादा तबाह हुई, इटली की हुई, फ्रांस की हुई, जापान की हुई, जर्मनी की हुई, चाइना की हुई या भारत की हुई। परसेंटेज में कितना फर्क है? पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं बनी, स्पेनिश फ्लू के समय भी नहीं बनी थी जैसी आज बनी है। इस वक्त क्या हम सबका एक ही एजेंडा नहीं होना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था का रिवाइवल कैसे हो? इधर उधर क्यों भटक रहे हैं हम? बिल्कुल। कोई इसकी धोती नहीं, खींच रहा, बिल्कुल कोई उसकी सही। धोती खींच रहा, कोई उसकी टोपी उछाल रहा, कोई उसकी टोपी उछाल रहा। और मुद्दा यह होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का रिवाइवल कैसे हो। दुनिया के सामने भी यही मुद्दा होना चाहिए, ट्रंप का मस्खरापन नहीं, और भारत में भी यही मुद्दा होना चाहिए केवल कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए ताकि लोगों की थाली में भोजन पहुंचे। ताहिरा हसन, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये मुद्दा होना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ एकजुट होकर इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन देखिए, भाजपा जो है ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो हम जैसे लोग, जनता जो है, जो समाज में काम कर रहे हैं, हम इनसे ही सवाल पूछेंगे, क्योंकि इसका रिड्रेसल इन्हीं के पास इस समय है। जी, हम पूछेंगे कि 2019 के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं 42,000 से ज्यादा हमारा किसान जो नेशनल असेट है, बैकबोन है, और जो डेली वेजर से उन्होंने आत्महत्या की। ये सवाल होना चाहिए, पेंडेमिक से पहले का है, इसमें बात होनी चाहिए कि कहाँ कमियां बेशियां हैं, कैसे इसको बेहतर करें। अभी आपने कहा कृषि ने एक ठेका लगाया, जो हमारी तरफ प्रतापगढ़ में अवध साइड में कहते हैं ठेका लगा दी जी, छप्पर में ठेका लगा दिया, ऐसा कहते हैं। तो ये ठेका जो है इसी कृषि ने लगाया है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने लगाया है। जी। और इस पेंडेमिक में 41 लाख यूथ की नौकरी चली गई। अभी आप देखिए, आपके नोएडा में 50 कह रहे फैक्ट्रीज बंद हो गई। ठीक है ताहिरा जी, ठीक तो है। इसके ऊपर जी। बातचीत तो होनी जी, चाहिए ना। ठीक अगर है। इसमें बात नहीं जी, होगी, सिर्फ बिल्कुल, रिया पे बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक सुशांत बात है। पे होगी, जी, जिनके पास पैसे की जी, कमी ठीक है नहीं है, ताहिरा जी, जिनको ठीक है, भूख का एहसास ठीक नहीं है। सुनील साजन, कितनियों की नौकरी गई, अब वो स्टेज गुजर गई कि उसके नंबर पर चर्चा हो। अब स्टेज वो है, भारत में भी और अमेरिका में भी, मैं सबसे बड़े देश की बात के साथ तुलना कर रहा हूं, भारत में भी अमेरिका में भी, कि नौकरियां फिर से मिले, उसके लिए क्या होना चाहिए। इस तूतू में से कुछ हासिल नहीं होना कि फैक्ट्री 30 बंद हुई, सुनील साजन कहें 31, मनीष शुक्ला कहें 29, इससे कोई हल है नहीं ना। जो बंद हुई वो खुले या नहीं खुले, ताकि लोगों को रोजगार मिले। इस पर एक कलेक्टिव पॉलिटिकल विजडम क्यों नहीं दिखाई दे रहा देश में मुझे? नहीं अमिताभ जी, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि मुझे लगता है कि आपने मान लिया कि देश दुनिया, या हम केवल भारत की बात करें, हम नहीं जाना चाहते दुनिया में कि कोरोना की वजह से तबाह हो गए। ठीक है, कोरोना की वजह से कुछ चीजें हुई होंगी। कोरोना से पहले आपने कितने रोजगार दे दिए, कोरोना से पहले कितने आपने हॉस्पिटल बना दिए, कोरोना से पहले आपने कितने नौकरियां दे दी हैं, कौन सी आपकी नीति रही है कोरोना से पहले की जीडीपी बढ़ रही थी। ये कोरोना तो मान लीजिए जनवरी में आया और अपने देश में लागू होने में मार्च लग गया, लेकिन मार्च से पहले की जो नाकामी है उस पर भी तो बहस होनी चाहिए। ठीक है, कोरोना ने पूरे देश को बर्बाद किया, और मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि 2 नौजवान साथी बैठे, आपने उनको एक बहुत अच्छा गुरुमंत्र दिया है, रजनीश और विवेक को, कि जो आपकी हक की बात न करे उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो जिन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, अगर वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिन्होंने लैपटॉप देने की बात कही थी, अगर वो लैपटॉप नहीं दे पा रहे हैं, तो नौजवानों को उस सरकारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ठीक है सुनील भाई, ठीक है। मनीष जी,
वही सवाल आपसे पॉलिटिकल खेमेबंदी से परे जाकर देश में, ये फेडरल स्ट्रक्चर का देश है, यहां अशोक गहलोत जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, नीतीश बाबू भी हैं, ममता दीदी भी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये सब लोग मिलके भारत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कलेक्टिव पॉलिटिकल विजडम क्यों नहीं दिखती मुझे कि भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, कैसे लाएं? इस विषय पर तो चर्चा नहीं हो रही। फिर मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, कोई चाबी ढूंढ रहा, कोई बटुआ। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से ये वैलिड सवाल है, अच्छा सवाल है जी। और देश को बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राज्य का जुड़ना, उसका सहयोग करना, उसका शामिल होना आवश्यक होता है। और अगर देश का पश्चिमी भाग विकास कर ले, पूर्वी भाग विकास नहीं करेगा तो देश नहीं विकसित हो सकता। तो निश्चित रूप से सबका जरूरी है और हमको लगता है, लेकिन इधर कुछ दिनों में जिस तरीके से केवल आलोचना की राजनीति हुई है, कोरोना जैसे काल में भी तमाम तरह के ऐसे सवाल खड़े किए गए, तमाम राष्ट्रीय हितों पे जिस तरह के सवाल किए गए वो ठीक नहीं है। जब देश की बात हो तो सबको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और देखिए नौजवानों की बात हुई, आपने कहा कि इनको खड़े होना चाहिए। अभी एक नौजवान ने पूर्व में हमसे पूछा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मैंने बताया कि करीब 17,000 नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि कहां कहां हुई है बता दें। तो करीब 9 रिजल्ट जो आए हैं 18 और 19 में, उसकी 15,000 नियुक्तियों के बारे में तो मैं अभी तुरंत बता देता हूं। ग्राम विकास अधिकारी की 2800 पोस्ट भरे गए हैं, जूनियर क्लर्क के 5,000 भरे गए हैं, केन सुपरवाइजर के 874 पद भरे गए हैं, नलकूप चालक के 3210 पोस्ट भरे गए हैं, सहायक लेखाकार के 900 पोस्ट भरे गए हैं, ग्राम पंचायत के 1953 पोस्ट भरे गए, लैब टेक्नीशियन के 921 पोस्ट भरे गए हैं और एलोपैथ फार्मासिस्ट के 78 पोस्ट भरे गए हैं। वन रक्षक और विशाल भवन रक्षक के 600 पोस्ट भरे गए हैं। ये लगभग 15,000 का ब्रेकअप मैंने दिया है जी। तो देखिए हमको लगता है कि सरकार को जिस तरह से आयोग मिले थे, 5 आयोग अखिलेश यादव जी के समय में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे और कैसे नौकरियां हो रही थी, 4-5 जिलों के एक जात विशेष के लिए नौकरियां आरक्षित थी उनके समय में, उससे निकलने में कुछ समय लगा और हम लोग लगातार उसमें प्रयासरत है, हमने और ब्रेकअप बताया है। ठीक है, लेकिन एक बात अमिताभ जी मैं कह के बात समाप्त करूंगा कि आप जिस विषय पे भी आमंत्रित करेंगे हम लोग आएंगे। देश में सचमुच कोरोना काल में तमाम इस तरह की समस्याएं हैं जिसका विषय उठना चाहिए और चर्चा से पॉजिटिव चीजें निकलनी चाहिए। ठीक है, मनीष शुक्ला जी थोड़ा वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आपको रोक रहा हूं। मुद्दा ये और सवाल ये कि R9 टीवी ने भी पूछा, महापंचायत के जरिए ये पूछा गया कि मुद्दे क्या होने चाहिए, मुद्दा रिया और सुशांत होना चाहिए, मुद्दा या फिर रोजी और रोटी रोजगार होना चाहिए। वो जो पोल किया गया था उसका परिणाम सामने आया है। आपको सुशांत और रिया पर डिबेट चाहिए या रोटी रोजगार पर? देखिए 94.9% लोगों ने कहा रोटी और रोजगार पर हमें डिबेट चाहिए, चर्चा चाहिए, समाधान चाहिए और 5.1% ऐसे महज लोग हैं जो चाहते हैं कि सुशांत और रिया पर ही तमाम बहस होती रहे, डिबेट्स होती रहे। और संपादकीय टिप्पणी के लिए इसी पोल के साथ अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं। आम जनता सर ये चाहती है कि रोजी और रोटी पर ही चर्चा हो। कई बार राजनीतिक दलों को ये गलतफहमी हो जाती है। अच्छा, इस जितने वैसे दल हैं जो सत्ता में आए हैं कभी या अभी हैं, वो सब इस दृष्टि दोष का शिकार रहे हैं समय समय पर कि जिसको हम मुद्दा समझ रहे हैं वही मुद्दा है। इतिहास बताता है ऐसा नहीं। जवाहरलाल जी से चूक हो गई थी, इंदिरा जी से चूक हो गई, उनको लगा कि यही है राइट टाइम, चुनाव करा दो, इमरजेंसी लिफ्ट करके खट से। नहीं समझ पाई देश का मानस। छोटी नेता नहीं थी, बिल्कुल। वाजपेयी जी से गलती हो गई, 6 महीने पहले चुनाव में चले गए, देश को नहीं समझ पाए। मैंने देश को समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है। 94.1% लोग जो हमारे ट्विटर पोल पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के पोल पर आए इस मसले पर कि आपको चाबी और बटुआ ढूंढना है या रोटी रोजगार पर चर्चा चाहिए, तो 94.1% लोगों ने कहा हमको, 94.9% हाँ लोगों ने कहा कि हमको रोटी रोजगार पर चर्चा भी चाहिए और समाधान भी चाहिए।
केवल 5.1% लोगों ने कहा कि ना ना हम बटुआ ढूंढने वाली पार्टी में हैं। उसी में चाबी ढूंढने वाले भी हैं, बटुआ चाबी दोनों मिला के 5.1। क्या देश का मूड समझ नहीं आ रहा? मूड ऑफ नेशन समझ नहीं आ रहा? हालैंड पोलैंड नहीं कहा किसी ने कि अफगानिस्तान में बर्फ कहां गिर रही है, ये इस पर चर्चा चाहते ना। अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए। और एक बात जान लीजिए भाई, बहुत खिन्न मन से कह रहा हूं, जिनका पेट भरा होता है उनके लिए मुद्दे तमाम हो सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए दुनिया का पहला और आखिरी मुद्दा उसकी थाली होती है, उसकी रोटी होती है, उसका रोजगार होता है। कहीं गांव में चले जाइए, मेरी बात गलत निकले एसएमएस डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि अमिताभ जी अब आपको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। किसान का पहला प्यार और अंतिम प्यार, पहला स्वाभिमान और अंतिम आत्मसम्मान उसकी जमीन है। बाकी दुनिया की किस्सा कहानी उसके लिए गौण है। आप विवेक से पूछो, रजनीश से पूछो, इनकी आंखें देखो, ये क्या चाहते हैं। होनोलुलु की पर चर्चा हो रही है, जाने कहां कहां के विषय आ रहे हैं। इनके मां बाप ने खेत बेच दिए, पायल बिछिया बिक गई, खड़ुआ बिछुआ बिक गया, मंगलसूत्र बिक गया, तब बच्चे पढ़े हैं। मैं इस बहस में नहीं जाता चाहता कि कहां कहां गलतियां हुई, कहां कहां अटकाव हुआ, भटकाव हुआ, लटकाव हुआ, लेकिन क्यों हो हम आज भी कमर कस के नहीं खड़े। क्या मैं एक राजनीतिक दलों से बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा, भारत जिस कठिन परिस्थिति में है, और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल लीनिंग के चलते कुछ को माफ कर दूं, कुछ को कटघरे में खड़ा कर दूं, ना, मेरी नजर में तो ज्यादा सभी कटघरे में। राजस्थान को रोजगार युक्त करने के लिए अशोक जी स्वतंत्र हैं, अशोक गहलोत जी, कोई संवैधानिक रोक उन पर केंद्र की सरकार नहीं लगा सकती। जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र हैं, अरविंद केजरीवाल की स्थिति थोड़ी अलग है, वरना योगी जी, नीतीश जी, अशोक गहलोत जी, ममता जी बराबर की हैसियत के लोग हैं। कहीं तो मुझे एक मॉडल दिखे कि भाई चलो कोरोना से तबाह अर्थव्यवस्था हमने पटरी पर लाख खड़ी कर दी, और चर्चा भी नहीं हम करना चाहते। कभी मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हुआ, लेकिन आज दूसरे संदर्भ में मुझे उनकी बात याद आ रही है। चाबी और बटुआ जैसे विषय अफीम है जी, जब सवालात उठे तो वो चटा दो, बोले बेटा इसको खाओ, चाट लो, सोते रहो। अफीम खाने के बाद जहां राजा रजवाड़ों में हम लोग देखते सुनते थे कि जब बच्चे, छोटे बच्चे जो उनके मेड थी वो देखती थी तो ज्यादा बवाल ना करें इसलिए थोड़ी अफीम चटा देती थी। रानी सोचती थी कि लड़का सो रहा है, ये ठीक नहीं। सारी बात मैं ही कहता तो शायद उतनी विश्वसनीय नहीं होती, इसीलिए आज मैंने पहली बार कहा कि इसको पोल में डालो, देखो जनता क्या कह रही है। लगभग 95% लोगों ने कहा रोटी रोजगार पर बात करो। बिल्कुल, हम इस पर एजेंडा क्यों नहीं टिकाते। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, रोटी रोजगार और जीवन की सुरक्षा, इन 3 विषयों से बड़ा कोई विषय नहीं। इन्हीं में एक व्यक्ति के जीवन में अखिल विश्व समाया हुआ है। ट्रंप रहे या जाए, इससे क्या लेना देना घर उठा के आदमी को बताओ, क्या लेना देना। जिनपिंग का क्या होगा और पिंगपिंग का क्या होगा, और वो कौन है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, किम जोंग उन। देवरिया का आदमी जाने किम जोंग, और बाढ़ में झोपड़ियां बह गई, वो किम जोंग बता रहे कि किम जोंग ने ऐसी तोप बनाई। ये मत करिए जी, ईश्वर के लिए गरीब के साथ खड़े होने की कोशिश करिए,
वहीं से राजनीति है, वहीं से धर्म नीति है, वहीं से कर्म नीति है। लोग रहेंगे अच्छे, तभी हम सब फलेंगे फूलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि जिस पोल को R9 टीवी ने किया और उस पोल के जरिए जो राय जनता ने अपनी दी, उसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़ की बर्बादी, ये चर्चा का विषय होना चाहिए, न कि सुशांत और रिया। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।